नॉन वेजिटेरियन बहू लाई दहेज में ढेर सारी मुर्गी। कलावती बहन, अब सच में हद हो गई है। हम सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले तो सिर्फ तुम्हारी मुर्गियों की आवाज आती थी, लेकिन अब तो इनकी बदबू ने भी हमारी नाक में दम करके रख दिया है। न ठीक से सो पाते हैं और न ही घर में रहकर खाना खा पाते हैं। अपने ही घर में रहना दुश्वार हो गया है। हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं, या तो इन मुर्गियों को अपने घर से निकालो या तो खुद घर खाली करके चले जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हारे परिवार के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर देंगे और फिर निपट लेना खुद पुलिस से। ज्योति बहन, सावित्री बहन, इतने सालों से हम पड़ोसी हैं, अब क्या आप हमारे खिलाफ ही पुलिस में शिकायत दर्ज करोगी? तो हमें भी करके कोई खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जरा आप ये तो देखिए कि आपकी वजह से हमें कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। आपके घर में बहू नहीं आफत की पुड़ी आई है। जब से आई है आप लोगों के साथ साथ हमारी नाक में भी दम करके रख दिया है। आखिरकार क्यों कलावती के पड़ोसी उसके परिवार पर इतना भड़क रहे थे और क्यों कलावती ने अपने घर में इतनी सारी मुर्गियां पाल रखी थीं और उन मुर्गियों से कलावती की बहू का क्या कनेक्शन था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। वाह, क्या चिकन तंदूरी और बिरयानी है। मैंने इसी होटल से ये सब मंगवाया करूंगी। मजा आ गया अब तो खाकर। आप सुबह सुबह कहाँ चले गई थी और ये इतने सारे शॉपिंग बैग्स? लगता है पूरा बाजार खरीद कर आई हो। 1 महीने बाद तेरी शादी है, तुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो सब करना ही पड़ेगा ना। और ये क्या, तू फिर से चिकन खाने में लग गई? अरे शर्म कर, आज मंगलवार है, कम से कम आज के दिन तो अपना नॉनवेज छोड़ दे। अच्छा ये बताओ, तुझे दहेज में क्या क्या चाहिए? वैसे तो हमने लिस्ट तैयार कर दी है, अगर तुझे कुछ चाहिए और तो तू बता दे। माँ, मैं तो दहेज में ट्रक भर के ढेर सारी मुर्गी ले जाऊंगी, क्योंकि जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ आसपास मैंने पता किया है कि दूर दूर तक कोई मीट शॉप नहीं है। आराम से मुर्गियाँ ले जाऊंगी तो खुद ही काट कर बनाऊंगी। तू अपने दहेज में मुर्गियाँ ले जाएगी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लगता है कि नॉनवेज स्टेटस सर पर चढ़ गया है, जब देखो चिकन ही खाने में लगी रहती है। मुझे तो दहेज में चाहिए जो वो मैंने आपसे कह दिया। अब देना ना देना आपकी मर्जी है, पर मैं तो मुर्गियाँ लेकर जाऊंगी। मैं तो अपनी एक फ्रेंड से भी बात की है, उसका मुर्गियों का एक बहुत बड़ा फार्म है, सस्ते में मुझे ढेर सारी मुर्गियाँ मिल जाएंगी। न जाने तेरा क्या होगा। शादी तेरी हो रही है, लेकिन फिक्र मुझे तेरे ससुराल वालों की हो रही है। बेचारे ना जाने क्या मुसीबत मिलने वाली है उन लोगों को। अलीशा को बचपन से ही नॉनवेज खाने का बहुत शौक था। नॉनवेज में भी अलीशा सबसे ज्यादा चिकन ही खाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अलीशा की शादी हो जाती है। कुछ घंटे में अलीशा अपने ससुराल पहुंचती है। अलीशा की गाड़ी के पीछे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक भी होता है, जो आकर अलीशा के ससुराल के सामने रुकता है, जिसे देख। क्या बात है कलावती बहन, तुम्हारी बहू तो ट्रक भर के दहेज लेकर आई। कितना मांग लिया तुमने अपनी समधन समधी जी से? कुछ नहीं मांगा था। अब माँ बाप हैं, अपनी बेटी को तो खुद से वो कुछ देंगे ही ना। कलावती अब अलीशा का गृह प्रवेश करती है। अरे अलीशा बहू, क्या लेकर आई हो ट्रक भर के? लगता है सामान ज्यादा ही भेज दिया है तुम्हारे घर वालों ने। आंटी जी, मेरा दहेज तो कल आएगा। इस ट्रक में तो मैं ढेर सारी मुर्गियाँ लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, मुझे नॉनवेज खाने का बहुत शौक है और यहाँ आसपास कोई नॉनवेज की दुकान भी नहीं है, इसीलिए। अलीशा की बात सुन सभी काफी हैरान होते हैं और वो जैसे ही ट्रक के पास जाकर देखते हैं तो उसमें सच में ढेर सारी मुर्गियां होती हैं, जिसे देख अब सभी लोग काफी हंसने लगते हैं। ठीक है कलावती बहन, सबकी बहुएं अलमारी, फ्रेश टीवी, गाड़ी लेकर आती हैं, तुम्हारी बहू तो मुर्गी लेकर आई है। इसमें तो इतिहास में नया दहेज रच दिया। अब तो तुम्हारे घर में अलार्म की भी कोई जरूरत नहीं है, सुबह सुबह मुर्गियां बाग जो लगा देंगी। ये सब क्या है? हम जानते हैं कि तुझे नॉनवेज खाने का शौक है, लेकिन इतना भी क्या शौक जो दहेज में मुर्गियां ही उठा कर ले आई? माँ जी, यहाँ आसपास कोई भी नॉनवेज की दुकान नहीं है, इसलिए इन्हें लेकर आई हूँ, वरना दहेज में मुर्गी कौन लाता है। अम्मा जी प्लीज ना, आप इन मुर्गियों को घर में कोई जगह दे दीजिए, मैं जल्दी इन्हें खाकर खत्म कर दूंगी और ही ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगी। मैं तो इन्हें वापस भेज भी नहीं सकती हूँ, प्लीज। अलीशा के कहने पर अभी ससुराल वाले उसकी बात मान जाते हैं और घर के स्टोर रूम को खाली कर उन सभी मुर्गियों को शिफ्ट कर देते हैं। शादी के 2-3 दिन तक तो घर में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में तो अलीशा के ससुराल वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। अरे यार, कितना समय हो गया है चिकन खाए हुए, 1 हफ्ते से नहीं खाया है मैंने। आज तो मैं बटर चिकन बनाऊंगी। स्टोर रूम में जाती है और बटर चिकन बनाने के लिए मुर्गी उठाकर किचन में जाने लगती है कि तभी वो मुर्गी अलीशा के हाथ से छूट जाती है और सोफे पर बैठी कलावती की तरफ जाने लगती है। बेचारी कलावती मुर्गी से डर के इधर उधर भाग रही होती है।
हे भगवान, ये मुर्गी तो मेरे पीछे ही पड़ गई। बहुत जल्दी से पकड़ अपनी मुर्गी को, मुझे मुर्गियों से बहुत डर लगता है। अरे माँ जी, आप तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डर रही हैं। एक छोटा बच्चा भी मुर्गी से इतना नहीं डरता। अलीशा मुर्गी को पकड़ती है और उसे ले जाकर खुद ही कट कर चिकन बनाती है। हर उसकी तरह आज भी अलीशा किचन में चिकन बनाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी किचन में घूम रही मुर्गी एक बार फिर से हॉल में आ जाती है और सोफे पर बैठे कमलेश के पैर पर बार बार चोंच मारने लगती है। आह, अरे बहू, अपनी इस मुर्गी को पकड़, देख मेरे पैर पर बार बार चोंच मार रही है। ये मुर्गी यहाँ है और मैं इसे किचन में ढूंढ रही थी। सॉरी पापा जी, बड़ी शरारती मुर्गी है ये। इतना कहकर अलीशा मुर्गी उठाकर किचन में जाती है। जहां कभी अलीशा की मुर्गियां किसी को चोंच मार के परेशान करती, तो किचन में रोज मुर्गी काटने की वजह से अब पूरे किचन में मुर्गे की बदबू फैलने लगती है। ये गंदी बदबू आ रही है। भाभी ने तो पूरे किचन को ही किसी कसाई की दुकान में बदल दिया है। मेरा तो 2 मिनट भी यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। बदबू के साथ साथ अब हर रोज सुबह सुबह मुर्गियां आवाज लगाने लगी थी, जिसके चलते घर में कोई भी ठीक से सो नहीं पाता। यार कलावती, इन मुर्गियों का कुछ करो जाकर। इनकी आवाज से तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है। अब सुबह के अभी 4 बज रहे हैं। तो जाकर क्या मैं स्लीपिंग पिल्स खिला दूं? अरे मुर्गियां हैं, सुबह नहीं उठाएंगे तो क्या रात में उठाएंगी? मेरी भी तो नींद खराब हो रही है। कान में रुई लगाकर सो जाओ। घर वालों के साथ साथ अब मुर्गियों की आवाज और बदबू से आसपास के पड़ोस वाले भी काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे। आए दिन पड़ोसी उनके घर में मुर्गियों की शिकायत लेकर जाया करते थे। देखो, हम आपको आखिरी बार वार्निंग दे रहे हैं। अगर इस बार भी हमारे घर में मुर्गियों की आवाज आई या उन्होंने उनकी बदबू से हमें परेशान किया तो हम सच में पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। पड़ोसियों से पुलिस की धमकी मिलने के बाद घर के सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन अलीशा को तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। हे राम राम, इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है। पूरी रसोई में बहू ने तो मुर्गियां काट कर खून ही खून फैला दिया है। छी 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 छी, अब तो घर में पूजा पाठ करने का भी कोई फायदा नहीं है। न जाने ये भगवान कौन से कढ़ाई में मुझे तलेंगे। ये सब क्या है? हे भगवान, इस बिल्ली ने तो कूड़े के डिब्बे से सारी मुर्गियों की हड्डी निकालकर पूरे घर में इधर उधर फैला दिया है। अलीशा बहू, कहाँ है तू? जल्दी से साफ कर इसे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और बेचारे अलीशा के ससुराल वाले परेशान होते रहते हैं। अलीशा हर शाम में अपनी मुर्गियों को दाना चराने के लिए आंगन में छोड़ देती थी, जिसके चलते आसपास के पड़ोस के बच्चे अलीशा की मुर्गियों को परेशान करते हैं, जिसे देख अलीशा अब अपनी मुर्गियों के लिए पड़ोसन से लड़ने के लिए चली जाती है। ये मेरी मुर्गियां हैं, आपके बच्चों के कोई खेल खिलौने नहीं जो इन्हें बार बार परेशान करने के लिए आ जाते हैं। बड़ा दुख हो रहा है मुर्गियों के लिए। जब इन्हीं मुर्गियों को रोज काट काट कर खाते हो तब तो कोई दुख नहीं होता। इतना ही शौक है अपनी मुर्गियों को घर के अंदर रखा करो, फिर बाहर नहीं। आए दिन मुर्गियों की गंदी बदबू, खून, उसकी आवाज, उससे नींद ना आना और पड़ोसियों से लड़ाई, इन सब से अलीशा के ससुराल वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब हम इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो तू इन मुर्गियों को घर से बाहर निकाल या तो इन्हें लेकर खुद निकल जा, वरना हम तुझे निकाल देंगे। माँ जी, छोटी छोटी मुर्गियों से आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? और ऐसा तो नहीं है कि अगर घर में चिकन बनता है तो आप या आपकी बेटी या बेटा नहीं खाते हैं खाना? फिर भी खाना भी है और परेशानी भी ना हो। अलीशा मुंह बनाकर किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अलीशा जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि गेट के पास अलीशा का सारा सामान रखा है और सभी घर वाले भी खड़े हैं। ये सब देख अलीशा काफी हैरान हो जाती है। ये मेरा सामान यहाँ क्या कर रहा है? तूने हमारी बात को मजाक में लिया। हमने तुझे कहा था ना, या तो तू मुर्गियों को घर से बाहर निकाल वरना हम तुझे बाहर निकाल देंगे। तुझे अपनी मुर्गी इतनी ही प्यारी है तो इन्हें लेकर चली जा और कभी वापस आने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं माँ जी क्या कह रही है? देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, और बिल्कुल सही कह रही है माँ। हमारी शादी के रिश्ते से ज्यादा तुम्हारे लिए उन मुर्गियों का घर में पालना जरूरी है। ये ठीक नहीं है। अब तो तुम इन्हें लेकर चली जाओ और किसी मुर्गी पालन वाले से ही शादी कर लेना, और फिर तुम दोनों आराम से मिलकर मुर्गी पालना और खाना भी। अपने ससुराल वालों को इतने गुस्से में और अपनी शादी का रिश्ता टूटता हुआ देख अलीशा अब जल्दी से अपने दोस्त को कॉल करती है और सारी मुर्गियां वापस भेज देती है। जिसके बाद अब अलीशा का जब भी चिकन खाने का मन करता या तो वो होटल से ऑर्डर करके मंगवा लेती या अनुज से बोलकर दुकान से मंगवा लेती, जिससे अब अलीशा का नॉनवेज खाना भी जारी रहता है और उसे ना ही अलीशा के ससुराल वालों को कोई दिक्कत होती है और ना ही पड़ोसियों को। विदेश से इतने अमीर लोग हमारे मोहल्ले में कैसे, और ये उस गरीब राधा के घर में क्यों जा रहे हैं? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दान दक्षिणा देने ही जा रहे हैं, लेकिन इतनी महंगी सोने की घड़ी, बाप रे बाप, इतने अमीर लोग तो पहली बार देखे हैं।
गरीबों के घर जाने का मतलब क्या है? अरे उस राधा से तो अमीर है ना हम लोग। यहाँ पर राधा का घर कहाँ है? आई वॉन्ट टू मीट राधा। ये कौन लोग थे और इस तरह राधा के घर का क्यों पता पूछ रहे थे? आस पड़ोस वाले अमीर और गरीब का ताना क्यों मार रहे थे? और इतनी महंगी सोने की गाड़ी और विदेशी लोगों के बारे में हम और अच्छे से जानते हैं, और गरीब लोगों से क्या कनेक्शन था इनका? ये समझने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। राधा एक काफी गरीब औरत होती है और वो गरीबी में अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में टूटी फूटी हालत में रह रही थी। इस साड़ी को भी अभी फटना था क्या? सुई धागा लेकर इसकी सिलाई कर देती हूँ, कहीं आने जाने लायक तो हो जाएगी। राधा सुई धागे से साड़ी को सिल रही होती है, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली उमा देवी आती है। अरे राधा, तुम इस पुरानी साड़ी को और कितनी बार सुई धागे से सिलकर पहनोगी? इसकी हालत भी खराब हो गई है, अब तो इसे फेंक दो, कोई नई दूसरी साड़ी ले लो। आप तो जानती ही है ना, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पुराने कपड़े को सिलने के लिए ही सुई धागा रहता है। नए कपड़े लेने लायक तो पैसे हैं भी नहीं, और वैसे भी मुझे कहीं पार्टी शादी में थोड़ी ना जाना होता है। जो मैं महंगी महंगी साड़ी खरीदूं, घर में ही रहना होता है और कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना होता है। तभी तो मुझे तुम लोगों का परिवार मोहल्ले वालों से अलग लगता है। अच्छा, मैं ये कह रही थी, ये मेरी देवरानी है, उनका परिवार विदेश में रहता है और उनकी बेटी है। वो लोग अपनी बेटी के लिए हमारे देश में कोई लड़का देख रहे हैं, और वो भी ऐसा लड़का जो बहुत खुददार हो, अपने परिवार के बारे में सोचे, समझदार हो, उन्हें अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वहाँ तुम्हारे बेटे की शादी की बात चला दूं। क्या विदेश से बहू आएगी? अरे नहीं नहीं, वो लोग हमसे क्यों रिश्ता जोड़ेंगे? अरे अभी तो बताया कि वो लोग अमीरी गरीबी को नहीं मानते हैं, और मैं कह रही हूँ लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर को संवार कर रखेगी। ठीक है, फिर आप बात चला दीजिए, बाकी जो भी भगवान की मर्जी होगी वो हमें मंजूर होगी। उमा राधा के बेटे की शादी की बात चला देती है, और भगवान के दया से सब सही भी रहता है। कुछ दिनों में राधा के घर पर शैली नाम की एक बहुत ही खूबसूरत विदेशी लड़की आती है। बहू, तेरा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मामी जी, आप ये क्या कर रही हैं? बहू, मैं आरती उतार रही हूँ। तू विदेश से आई है ना, तुझे पता नहीं है ये सब क्या होता है, लेकिन ये हमारे देश में रिवाज होता है कि नई बहू का बहुत ही प्यार से घर में स्वागत होता है। शैली विदेशी थी, लेकिन अपने गरीब देसी ससुराल में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। शैली चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगती है। ये कितना डिफिकल्ट है, इसके बिना भी तो हम खाना बना सकते हैं ना? शैली को चूल्हा फूकने में इतनी तकलीफ होने लगती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। हे भगवान, हम लोग गरीब हैं, हमारी गरीबी की वजह से मेरी विदेशी बहू को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही शैली अपने गरीब ससुराल में धीरे धीरे और एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है। कुछ दिनों बाद शैली हैंडपंप से पानी भर रही होती है। बार बार इसको अप एंड डाउन करो, ऐसे तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। यहाँ पर कितने सारे डिफिकल्टी है, लेकिन मैं मामी जी को नहीं बता सकती क्योंकि उनको बुरा लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद शैली माँ बनने वाली थी। ये बात जब घर में सबको पता चलती है तो सब बहुत खुश होते हैं। बहू, तूने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तू माँ बनने वाली है और मैं दादी। देखना, अब हम तेरा और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। कुछ दिनों बाद राधा पैसे उधार लेकर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाती है और शैली को खिलाने लगती है। शैली बहू, ये तेरे लिए। मामी जी, ये तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं और हम लोग काफी पुअर हैं, तो आप ये ड्राई फ्रूट्स कहाँ से लेकर आए? बहू, मुझे पता है तू हमारे घर को समझने की बहुत कोशिश कर रही है, घर में ढलने की कोशिश कर रही है, लेकिन तू माँ बनने वाली है और जब बच्चा होता है ना तो औरत बहुत कमजोर हो जाती है। इसीलिए उन्हें पहले से ही ताकत भरी चीज खिलाते हैं। तो अब तू ये खाएगी हर रोज। तेरे लिए हम जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे, भले ही हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। शैली को अपने ससुराल वाले काफी ज्यादा पसंद होते हैं। कुछ दिनों बाद राधा गोद भराई की रस्म रखती है। मामी जी, गोद भराई क्या होता है और ये मेरे लिए कोई फंक्शन है?
हाँ बहू, तेरे लिए है। दरअसल हम भारत में अपनी बहू के लिए गोद भराई की रस्म करवाते हैं। जब वो माँ बनने वाली होती है, उसके बच्चे की सेहत की कामना करते हैं और साथ ही माँ के स्वास्थ्य की भी। मामी जी, लेकिन पैसे? बहू, पैसों की चिंता मत कर। जितने भी हमारे पास चीज है, पैसे हैं, उससे ही तेरी गोद भराई करने की पूरी कोशिश करेंगे। राधा गोद भराई की रस्म के लिए घर में रखी चीजों का इस्तेमाल करके ही तैयारी करती है। जैसे पुरानी साड़ियों से सजावट करती है और फूलों से अपनी बहू को सजाती है और घर में भी थोड़ी सजावट करती है। मामी जी, आपने फ्लावर से और इन ओल्ड साड़ी से कितना सुंदर घर को सजाया है। वाओ, सो अमेजिंग मामी जी। बहू, तुझे पसंद आया ना? मेरे लिए तो यही बहुत है। मेरी मेहनत कामयाब हो गई कि मेरी बहू को पसंद आया। अब गोद भराई का दिन होता है। सब लोग राधा के घर में आना जाना शुरू कर देते हैं। तभी एक बड़ी सी सोने की गाड़ी चमचमाती हुई राधा के घर के बाहर रुकती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। शाली का होम कहाँ है? अरे हरविंदर भैया। उमा भाभी, अरविंदर क्यों बोल रही हो? मेरा नाम हैंड्रो है। शाली के घर चलते हैं ना? हाँ बिल्कुल, चलिए। सब लोग शैली के घर जाते हैं। शैली के मायके वालों को देखकर मोहल्ला तो मोहल्ला, शैली के ससुराल वाले भी हैरान हो जाते हैं। मेरी बहू के मायके वाले विदेशी हैं। मेरी बहू ने तो जैसे तैसे यहाँ पर खुद को ढाल लिया, लेकिन इन लोगों के आगे मैं अपनी इज्जत कैसे बचाऊं? यहाँ पर कुछ बैठने के लिए नहीं है? आइए ना मैडम, आप मेरी डॉटर की मदर इन लॉ है। आप मुझे मैडम क्यों कह रही हो? मैं आपकी मैडम नहीं हूँ, बल्कि हम तो सोल सिस्टर है ना। बहू, सोल सिस्टर क्या होता है? मामी जी, सोल सिस्टर मतलब बहनें, जो खून से नहीं बल्कि प्यार से होती हैं। आप मुझे अपनी बहन बता रही हैं, लेकिन हम तो आपसे बहुत गरीब हैं। आप और हमसे गरीब कैसे? आप हमारी जान से प्यारी बेटी की सास हैं, तो आप तो हमसे भी अमीर हुई ना। अरे चलो गोद भराई के रस्म करते हैं। सब लोग गोद भराई की रस्म करने लगते हैं। राधा अपनी बहू को एक सूती साड़ी और कुछ फल देती है। बहू, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं था देने के लिए, लेकिन मेरी जितनी हैसियत है मैं तुझे उतना ही दे रही हूँ। माँ जी, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे यही चाहिए, कुछ और नहीं। तभी शैली के माता पिता आते हैं। बेटी, हम तो विदेश से तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं ला पाए, इसीलिए हमारी तरफ से गोल्ड चेन और ये बंगलों की चाबी तुम्हारे लिए। माफ करिए बहन जी, लेकिन हमारी बहू है, हम नहीं चाहते कि कोई कुछ भी उम्मीद से ज्यादा दे। अरे ये सब तो हमें देना चाहिए ना। देखिए, आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, हमें बहुत पसंद है। हमारी भी बहुत विश है कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ करें। हम जैसा चाहते हैं वैसा ससुराल तो मिल गया, लेकिन अब यहाँ पर आकर देख रहे हैं तो इतनी मुश्किलों में हमारी बेटी रह रही है। हम आप लोगों की गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी खुश रहें। मामी जी, मेरे मॉम डैड ने मुझे पहले ही कहा था कि वो मेरे ससुराल कोई इंडियन फैमिली देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि बाद में खुद ही उनकी हेल्प भी करेंगे। देखिए, हम आपके बेटे के लिए कंपनी एस्टेब्लिश करवा देंगे, जिसमें वो खुद ही मेहनत करके आगे बढ़े। मेरी बहू के विदेशी मायके वालों ने तो हमारी दुर्दशा ही बदल दी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। थैंक यू क्यों करना है? वी आर सोल सिस्टर्स ना। इसी के साथ अंत में राधा के हालात भी ठीक हो जाते हैं और उसकी विदेशी बहू भी खुशी खुशी अपने ससुराल रहती है।